चांद और तारे विरल थे और प्रसव कक्ष में एक बच्ची की नाजुक और कोमल चीख, बिल्ली की फुसफुसाहट जैसी गूंज रही थी और शहर की सरकार का भवन उबल रहा था। जेन गुओ की सरकार में जनरलों के परिवार में 4 पीढ़ियां एक ही छत के नीचे रहती हैं और यह हजारों सालों से चली आ रही है और कभी कोई बेटी नहीं हुई। महिला सम्राट के शासनकाल में फैंग की राजवंश, जो पुरुषों और महिलाओं के बीच समानता की वकालत करता है, निश्चित रूप से एक अजीब बात है। हवेली में सभी युवा स्वामी दिखने में अच्छे हैं और मार्शल आर्ट में असाधारण हैं, लेकिन यह अभी भी अपरिहार्य है कि वे दूसरों द्वारा आलोचना की जाएगी। इसने कई पीढ़ियों की साम्राज्ञियों का ध्यान भी आकर्षित किया और एक नागरिक और सैन्य अधिकारी बन गया। रात के खाने के बाद एक मजाक। सबसे बड़ी पोती ने ड्यूक ऑफ जेन के लिए सबसे बड़ी पोती को जन्म दिया है। वह हमारे परिवार के लिए एक महान योगदान करता है और उसे बहुत पुरस्कृत किया जाएगा। जेन गुओंगों की हवेली में परिवार का मुखिया, बूढ़ा व्यक्ति उत्साह से लाल हो गया। जब उसकी बैसाखी फर्श पर टकराती तो वह बीप बजाता और अपने 4 बेटों को काम सौंपता रहा ताकि वे बिना देर किए व्यक्तिगत रूप से महल और अपने सबसे अच्छे दोस्तों की हवेली में जाकर खुशखबरी सुनाएं। मिस्सी मुझे यहाँ लेकर आए हैं, कृपया बूढ़े आदमी और सभी प्रभुओं और पत्नियों को देखें। सबसे बड़ी पोती की नवजात मिस डी को गोद में लिए मुस्कुराते हुए प्रसव कक्ष से बाहर निकली और सामने वाले हॉल में आ गई। ओह मेरी प्यारी, हमारी छोटी पोती कितनी सुंदर है। इससे पहले कि नस बूढ़े व्यक्ति तक पहुंच पाती, जेंगुओ के ड्यूक और उनकी पत्नी, जो यहाँ इंतजार कर रहे थे, ने रजाई में लिपटी छोटी बच्ची को गले लगाने का अवसर लिया और उसे बिना छोड़े अपनी बाहों में पकड़ लिया। गुलाबी मेकअप वाली एक छोटी बच्ची रजाई में लिपटी हुई थी। उसकी आंखें बंद थीं, उसका मुंह सिकुड़ा हुआ था, मानो उसने श्रीमती जेंगुओ की शेखी बघारते हुए सुना हो। उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठे हुए थे, जिससे एक मीठी मुस्कान प्रकट हो रही थी। ड्यूक जेन और उनकी पत्नी ने एक सांस ली और सिर्फ एक नज़र के बाद उनके दिल नर्म हो गए। काश वे अपनी छोटी पोती को हर समय पकड़ सकते और कभी नहीं छोड़ सकते। बदबूदार लड़के, देर मत करो, जल्दी से मुझे गले लगाओ और मुझे दिखाओ। बूढ़ा आदमी अब और इंतजार नहीं कर सकता था। वह अपनी बैसाखी से जेन गुओंगों की नाक पर प्रहार करना चाहता था। अरे बूढ़े आदमी, देखो मेरी अच्छी पोती मुस्कुरा रही है। जेन गुओंगोंग उसे जाने देने को तैयार नहीं था और अपनी पोती को गोद में लेकर चला गया। वह मूर्खतापूर्ण और प्रसन्न दिख रहा था। अरे मेरी प्यारी पोती, मेरे परदादा सितारों और चांद का इंतजार कर रहे थे और आखिरकार उन्होंने तुम्हें यहाँ पा लिया। बूढ़े आदमी ने अपनी पतली उंगलियों से रजाई को सहलाया, बच्ची के गोरे और कोमल चेहरे को देखा और खुद को रोक न सका और फूट फूट कर रोने लगा। परदादा, परदादा, हमें अपनी छोटी बहन को भी देखने दो। अलग अलग ऊंचाई के 7 लड़के हॉल के बाहर से ऐसे दौड़े जैसे वे मस्ती कर रहे हों। ड्यूक जेन को घेर लिया, अपने पंजों पर खड़े हो गए, अपनी गर्दनें तान ली और रजाई के अंदर देखते रहे। जाओ जाओ कमीनों, मेरी बहन को मत डराओ। ड्यूक जेन ने अधीरता से अपने हाथ दूर कर दिए। उन्हें बंदर जैसे लड़कों का समूह देखना पसंद नहीं था। उन्होंने अपनी अच्छी पोती के सपने को परेशान करने के डर से दोनों हाथों से रजाई की रक्षा की। ही अंकल, चलो एक नज़र डालते हैं, बस एक नज़र डालते हैं, ठीक है। लड़के राजी नहीं हुए और उन्होंने लॉर्ड जेंगुओ को घेर लिया तथा जाने से इनकार कर दिया। पिताजी, बस उन्हें देखने दीजिए, उन्हें देखने मत दीजिए, वे नहीं जाएंगे, वे घर में घोंसला बना रहे हैं। ड्यूक ऑफ जेन के भवन का सबसे बड़ा बेटा, जो उस छोटी बच्ची का जैविक पिता था, मुस्कुराया और अपना सिर हिलाया और ड्यूक ऑफ जेन के पास आया और अपनी प्यारी बड़ी बेटी को इतनी कोमल आंखों से देखा जैसे उसमें से पानी टपक रहा हो। ठीक है, देखो, बस देखो। ड्यूक जेन अपने सबसे बड़े बेटे के चेहरे पर अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वह धैर्यपूर्वक उसके अनुरोध पर सहमत हो गया, बगल में बैठ गया और बूढ़े आदमी के पास बैठ गया और बच्चे को अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया ताकि शोर मचाने वाले लड़के एक एक करके शांत हो जाएं। मेरी बहन को देखने के लिए क्रमिक रूप से सामने की ओर चला गया। मेरी बहन बहुत सुंदर, गोरी और कपास कैंडी की तरह कोमल है। मेरी बहन बहुत सुंदर है, उसका छोटा सा चेहरा सफ़ेद है जैसे छिलका उतार दिया गया हो। बहन की खुशबू इतनी मीठी, इतनी सुगंधित और कोमल है, मैं वास्तव में उसे गले लगाना चाहता हूँ। लड़के आज्ञाकारी ढंग से पंक्तिबद्ध होकर एक एक करके जेन के ड्यूक के सामने चले गए। मासूम बच्चों के चेहरे और बच्चों की बातों ने घर के बड़ों को मुस्कुरा दिया और पत्नी ने हुआन रुमाल से अपना मुंह ढक लिया और लगातार हंसती रही। हॉल खुशी और हंसी से भरा था, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। एक धूर्त व्यक्ति एक टोकरी लेकर पिछले दरवाजे से हवेली से बाहर निकला और दरवाजे पर पहले से खड़ी एक व्यक्ति वाली गाड़ी में बैठ गया। तड़क गया। अंधेरी रात में एक हल्का कोड़ा लगा और गाड़ी खींचने वाला घोड़ा जोर से सूंघता हुआ अपने अगले खुरों को उठाता हुआ तेजी से आगे की ओर भागा। गाड़ी शांत और सुनसान सड़क पर सरपट दौड़ रही थी और घोड़े की नाल की आवाज लोगों के दिलों पर दस्तक दे रही थी। गाड़ी में टोकरी पकड़े नौकरानी कांपने से खुद को नहीं रोक पा रही थी। मिस दी, मुझे क्रूर होने के लिए दोष मत दीजिए। ये सब आंटी जू के कारण है, वह दुष्ट महिला।
वह नहीं चाहती थी कि उसकी पत्नी को बेटी को जन्म देकर अनुग्रह मिले, इसलिए उसने मेरे माता पिता, छोटे भाई बहनों को कैद करने के लिए किसी को भेजा और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। गाड़ी राजधानी शहर के दक्षिण पश्चिम द्वार की ओर सरपट दौड़ी और कोचवान ने ड्यूक ऑफ जेंगुओ के भवन का टोकन दिखाया और शहर को सुचारू रूप से छोड़ दिया और दक्षिण की ओर आधिकारिक सड़क पर सरपट दौड़ना जारी रखा। भोर होते होते गाड़ी राजधानी से दसियों मील दूर वेशुई नदी के किनारे रुक गई, जो किलियन पर्वत को पार करके उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। कांपती हुई दासी टोकरी को हाथों में लेकर गाड़ी से उतरी और कोचवान के कहने पर वह नदी की गहराई की ओर कदम दर कदम चल पड़ी। मिस दी, ये नौकर आपके लिए दुखी है। इस नौकर का अंतःकरण दोषी है और इस जीवन में मुझ पर जो ऋण है उसे चुकाने के लिए मैं अगले जन्म में बैल और घोड़ा बनूंगा। नौकरानी ने टोकरी को कसकर पकड़ लिया, लेकिन वह इसे और सहन नहीं कर सकी और अपने हाथों से बच्चे को डुबो दिया। जब कोचवान ने ध्यान नहीं दिया तो उसने टोकरी को पानी में डाल दिया और उसे बहने दिया। फुसफुसाते हुए पाइपलाइन के किनारे पहाड़ी जंगल में 2 ठंडे तीर मारे गए। इससे पहले कि कोचवान और नौकर कुछ समझ पाते, ठंडे तीर उनके दिल के पिछले हिस्से में घुस गए और वे वहीं मर गए। जंगल से काले कपड़े पहने 2 नकाबपोश निकले, ड्राइवर की लाश को नदी में फेंक दिया, शाफ्ट काट दिया, घोड़ों को खींच लिया और गाड़ी में आग लगा दी। लाशों को बड़े करीने से नष्ट करते हुए दोनों ने एक दूसरे को देखा, अपने घोड़ों पर कूदे और जंगल में भाग गए। वाह 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 वाह! वेशुई नदी में तैरती टोकरी में बच्चे की धीमी रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। रजाई में लिपटी नन्ही बच्ची कानों के पास बहते पानी की आवाज़ सुन रही थी, व्यथित भाव से मुंह सिकोड़ रही थी और भूखे बच्चे को छू रही थी। पेट सपाट, आंखें नम। अरे बेचारे मालिक, पुनर्जन्म के तुरंत बाद मैं एक अविश्वसनीय जोड़े से मिला और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरी अपनी बेटी की अदला बदली हो चुकी है। छोटी बच्ची की भौहों के बीच एक सुनहरी रोशनी चमक उठी और टोकरी में कहीं से एक ताड़ के आकार का रोएदार शिशु पक्षी प्रकट हो गया। नन्हे चूजे की काली आंखें अचानक चमक उठीं और उसने धुंधली आंखों से दुखी छोटे मालिक की ओर देखा और गलती करने से खुद को नहीं रोक सका। छोटे मालिक को भूख लगी है, आसपास कोई घर है, कहीं से उसके पीने के लिए दूध ढूंढ ला। हाँ हाँ हाँ। जब छोटी बच्ची ने उस छोटे चूजे को देखा तो उसकी पानी से सनी आंखें तुरंत चमक उठीं और उसके गुलाबी हाथ रजाई के नीचे से बाहर निकलकर उसके पंखों को धीरे से सहलाने लगे। यद्यपि वह अभी अभी पैदा हुई थी और बोलने के लिए बहुत छोटी थी, फिर भी वह छोटी सी बच्ची अपनी अनोखी शिशु भाषा से वह सुन सकती थी जो वह कहना चाहती थी। मास्टर, चिंता मत करो, सामने नदी के किनारे एक छोटा सा गांव लगता है। यिन टोकरी को नियंत्रित करती है। चलो पानी के साथ तैरते हैं, शायद हमें बसने के लिए एक उपयुक्त परिवार मिल जाए। कुडकुड कुडकुड कुडकुड। छोटी बच्ची समझ गई कि इसका क्या मतलब है। युक्सुए का गुलाबी चेहरा, मुस्कुराती हुई भौहें और टेढ़ी आंखें बेहद प्यारी थीं। ओह बेचारे मालिक! छोटी लड़की ने गुलाबी मेकअप और जैद से सजे उसके छोटे से चेहरे को देखा और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सकी। जेंगुओ की सरकार में जन्मी, वह नाजुक और कीमती है और उसे जीवन भर सम्मानित और लाड़ प्यार किया जाना चाहिए, लेकिन उसके माता पिता अविश्वसनीय हैं और वह लोगों के बीच रहती है। मुझे नहीं पता कि किस गरीब परिवार को गोद लिया जाएगा और मुझे नहीं पता कि भविष्य में क्या होगा। हाँ हाँ हाँ। छोटी बच्ची उसकी शिकायतों को समझ गई और उसके गुलाबी और कोमल हाथों ने उसके रोएदार पंखों को धीरे से सहलाया, मानो उसे सांत्वना दे रही हो। चूंकि परमेश्वर की इच्छा ऐसी ही व्यवस्थित है, तो आइए हम परमेश्वर की इच्छा का पालन करें और प्रवाह के साथ चलें। हे गुरुजी, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। छोटा चूजा बहुत खुश था, अपने नाजुक छोटे पंख फड़फड़ा रहा था, पानी पर फिसल रहा था और टोकरी को तेजी से पास के गांव की ओर तैरा रहा था। वोनियू गांव किलियन पर्वत की तलहटी में छिपा हुआ एक छोटा सा एकांत गांव है, जिसमें केवल 1 दर्जन घर हैं। गांव के ज्यादातर निवासी पहाड़ों में शिकार करने और जलाऊ लकड़ी काटने पर निर्भर हैं। पानी में अच्छे कौशल वाले पुरुष भी मछली पकड़ने के लिए उतले पानी में जाल डालते हैं, लोच खोदते हैं और उतले पानी में नदी के केकड़े पकड़ते हैं ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। भोर हो रही है और चमकदार चमक लाल आसमान को प्रतिबिंबित कर रही है। साफ और उथली नदी के किनारे मेहनती किसान महिलाएं नाश्ता बना रही हैं, 2-3 के समूह में बातें कर रही हैं और हंस रही हैं, पानी लाने के लिए बाल्टी उठा रही हैं, बर्तन धो रही हैं और कपड़े साफ कर रही हैं। वाह वाह वाह! बच्चे की कोमल और कोमल चीख हवा के साथ आ रही थी। ली शियुए, जो नदी के किनारे नीले पत्थर पर अकेली थी, अपने कपड़े साफ कर रही थी और धो रही थी। उसका दिल कांप उठा। रोने के बाद उसने पानी के किनारे एक बांस की टोकरी तैरती देखी और वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि यह एक रजाई में लिपटी हुई छोटी सी आकृति थी। पिताजी, जल्दी आइए, नदी में एक बच्चा है, जाकर टोकरी ले आइए। लिशियू ने अवचेतन रूप से अपने पति को पुकारा। उसका दिल अनियंत्रित रूप से तनावग्रस्त हो गया। मन ही मन उस बच्चे के बारे में चिंता करने लगी जो कहीं से बहकर आ गया था। प्लॉप!
उसे जवाब उसके पति सूहू की आवाज़ से मिला, जो चिल्लाहट सुनकर नदी के किनारे के सबसे नज़दीक वाले आंगन की दीवार से बाहर आया और बिना किसी हिचकिचाहट के पानी में कूद गया। शरद ऋतु के अंत में नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। सूहू को ठंडे पानी की परवाह नहीं थी। वह अपने सभी अंगों से पानी को जोर से खींचता हुआ आगे बढ़ा और पूरी ताकत से टोकरी की ओर तैरा। अभी भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। छोटी चिड़िया की चपल काली आंखें भावनाओं से चमक उठी। अपने नाजुक छोटे पंख फड़फड़ाते हुए उसने टोकरी को तेजी से सूहू के पास पहुंचाया। गुलुलू। सूहू ने अपना सिर पानी से बाहर निकाला, ठंडे नदी के पानी के कुछ बूंद थूके, पीछे से अपने दाहिने हाथ से टोकरी को धकेला, मुड़ा और वापस तैर गया। छोटा चूजा पानी की सतह पर तैर रहा था और चुपके से थोड़ी मदद कर रहा था। सूहू ने संवेदनशीलता से देखा कि ठंडी हवा का एक झोंका आया और उसकी पैडल मारने की आवृत्ति बहुत बढ़ गई। आचू। सूहू ठंडी हवा से कांप रही थी और छींकने से खुद को नहीं रोक सकी। सौभाग्य से ठंडी हवा की मदद से पैडल मारने की आवृत्ति और तेज होती गई। थोड़ी देर बाद वह किनारे पर लौट आया, अपनी टोकरी को अपनी बाहों में लेकर उथले पानी से उठ खड़ा हुआ और पानी में से गुजरते हुए किनारे की ओर भागा। पिताजी, नदी ठंडी है, घर जाकर कपड़े बदल लीजिए। ली शियुए को बहुत खुशी हुई जब उसने देखा कि उसका पति सुरक्षित वापस आ गया है। ये देखकर कि उसका शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था और उसे सर्दी लगने और बीमार होने का डर था, ली शियुए ने जल्दी से गंदे कपड़े उतारे और उसके साथ अपने आंगन की ओर भागी। बेचारी, ये तो एक छोटी बच्ची है। सूहू ने अपनी पत्नी को उसे खींचने दिया, टोकरी में रखी छोटी बच्ची को देखा, दया महसूस की और अपने माता पिता के प्रति नाराजगी को बढ़ने से नहीं रोक सका, जिन्होंने उसे छोड़ दिया था। कौन सा परिवार विवेक और मानवता से इतना रहित है कि नवजात शिशु को क्रूरतापूर्वक नदी में फेंक दिया जाता है और उसे अपने हाल पर छोड़ दिया जाता है। उसने जो कपड़े पहने हैं उन्हें देखकर लगता है कि वह किसी अमीर परिवार से होगी। महिलाएं बाहरी कपड़ों और दिखावट के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं। ली शियुए ने छोटी बच्ची को लपेटने वाली ब्रोकेड रजाई पर नजर डाली और मोटे तौर पर उसकी उत्पत्ति का अनुमान लगाया। तारानकन तारानकन तारानकन। दोनों जोड़े अपने छोटे से कच्चे घर के आंगन में भाग गए और सूहू कपड़े बदलने के लिए टोकरी लेकर घर के अंदर चला गया। जैसे ही उसने दहलीज पार की, वह ठंड से कांप रहा था और अपनी पत्नी को बताने के लिए मुड़ा। कमरे में बहुत ठंड है और नवजात शिशु ठंड से डरता है। आप रसोई से कुछ कोयला लेते हैं, इसे घर में डालते हैं और बिस्तर को सेंकते हैं ताकि बच्चे को ठंड न लगे। समझे? पहले तुम अपने कपड़े बदल लो, मैं आग जलाते ही आ जाऊंगा। ली शियुए ने तुरंत सहमति जताई, मुड़कर रसोई घर की ओर चला गया और थोड़ी देर बाद चिमनी से हल्का हरा धुआं निकला। सूहू के कपड़े बदलने के बाद ली शियुए जलती हुई लकड़ी का एक बर्तन लेकर घर में आया और उसे उसके पैरों के पास रख दिया। क्या हुआ बेबी? सूहू ने अपने हाथों को रगड़ा, आग की लपटों से खुद को गर्म किया, अपने पैर की उंगलियों को थोड़ा सा मोड़ा और अंगीठी को बिस्तर की ओर लात मारी। आप परिवार के मुखिया हैं, अंतिम निर्णय आपका ही होगा। ली जियुए ने दरवाजे पर लगे वॉशबेसिन से एक साफ तौलिया निकाला और अपने बाल पोंछे। हमारे परिवार की स्थिति ऐसी है कि दूसरे बच्चे का पालन पोषण करना मुश्किल है। सूहू ने उस छोटी बच्ची की ओर देखा जो आज्ञाकारी ढंग से टोकरी में लेटी हुई थी, न रो रही थी, न ही परेशान हो रही थी। छोटे चूजे को पकड़े हुए बड़ी अज्ञानी आंखों से जिज्ञासा से चारों ओर देख रही थी और खुद को रोक नहीं सकी, लेकिन आह भर रही थी। माँ, भाई को भूख लगी है, हम नाश्ता कब करेंगे? जब वे दोनों बातें कर रहे थे तभी चोटी बांधे और छोटे कद की एक छोटी लड़की, जो लगभग 7 या 8 साल की लग रही थी, अपने दाहिने हाथ से एक 4 साल के लड़के को पकड़े हुए अगले कमरे से आए। दोनों बच्चों के कपड़े पैच से भरे हुए थे, उनके चेहरे पीले और दुर्बल थे, वे कुपोषित लग रहे थे और उनका विकास धीमा था। भात स्टीमर पर गर्म हो रहा है, माँ अभी इसे तुम्हारे पास ले आएगी। दोनों बच्चों की ओर देखते हुए ली शियुए ने प्यार भरी मुस्कान दिखाई, तेजी से दहलीज पार की और रसोई की ओर चल दिया। थोड़ी देर बाद वह एक ट्रे लेकर वापस आया। उसके पिता, खाओ। उसने अपने पति और बच्चों को कंग में जाने के लिए बधाई दी, अपने पति को एकमात्र मकई की रोटी दी और 2 उबले हुए शकरकंद, एक बड़ा और एक छोटा, दोनों बच्चों को वितरित किया, जबकि उसने खुद जंगली सब्जियों के साथ मिश्रित मकई के पेस्ट का एक कटोरा उठाया। मैंने इसे एक चम्मच से उठाया और छोटे छोटे टुकड़ों में अपने मुंह में डाल दिया। वाह वाह वाह! छोटी बच्ची ने चावल की खुशबू सूंघी, अपनी नाजुक नाक से कुड़ी, मुस्कुराए और धीरे धीरे रोने लगी। मेरा बच्चा शायद भूखा है। ली शियुए का दिल कांप उठा, उसने कटोरा नीचे रख दिया, टोकरी की ओर बढ़ी, ध्यान से छोटी बच्ची को उठाया, चम्मच से कुछ चावल का पेस्ट निकालने की कोशिश की और उसे उसके मुंह में डाल दिया। बहा बहा! छोटी बच्ची खाना खाकर बहुत खुश थी, उसका मुंह अभी भी विचारों से भरा हुआ था और जब वह मुस्कुराती थी तो उसकी भौहें और आंखें टेढ़ी हो जाती थीं। ये बच्चा अच्छा है, वह चावल का दलिया खाता है और उसे खिलाना आसान है। सूहू को किनारे से ये सब देखने में मजा आ रहा था। उसने अपने चॉपस्टिक से मक्के की रोटी के कुछ टुकड़े उठाए और उन्हें छोटी बच्ची की आंखों के सामने लहराया।
ये हाँ हाँ, ये हाँ हाँ। छोटी बच्ची नाचती रही, जाहिर है उसे कॉर्नब्रेड के टुकड़ों में बहुत रुचि थी। परेशानी मत करो, नवजात शिशु का पेट कमजोर होता है और वह केवल तरल भोजन ही खा सकता है। लिशियुए ने नाराज होने का नाटक किया, सूहू का हाथ झटक दिया और छोटी लड़की को मकई का पेस्ट खिलाना जारी रखा। माँ, क्या वह उठाया हुआ बच्चा है? 8 साल की लड़की पहले से ही समझदार है। अपने माता पिता को बच्ची के साथ खेलते देख वह अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं सकी। उसने शकरकंद को 2 या 3 बार निगल लिया, अपनी माँ के करीब झुक गई, उसे ध्यान से देखने के लिए अपना सिर आगे बढ़ाया। हाँ, माँ को लगा कि वह दयनीय है, इसलिए उसने तुम्हारे पिता से पानी में कूदकर उसे बाहर निकालने को कहा। बेटी का सवाल सुनकर ली शियुए को अचानक बेचैनी महसूस हुई। उसे डर था कि बच्ची असंतुष्ट होगी और शिकायत करेगी कि वे दखलंदाजी कर रहे हैं। उसने बाहर से एक अज्ञात मूल की बच्ची को उठा लिया, जिससे इस गरीब परिवार की हालत और भी खराब हो गई। छोटी बहन सुंदर है और दो को ये पसंद है। लड़की के बोलने से पहले लड़का, जो अपनी माँ के दाहिने कंधे पर झुका हुआ था, अचानक बोला, उत्सुकता से अपना छोटा हाथ बढ़ाते हुए उसके चेहरे को छूना चाहता था, जो बहुत ताज़ा और स्वादिष्ट, सुगंधित और नर्म लग रहा था। दो को छोटी बहन पसंद है। लिशियुए की आंखें चमक उठीं और उसने अपने बेटे के बालों को खुशी से सहलाया और एक बच्चे के रूप में बड़ा होने पर गर्व महसूस किया। खैर, दो को छोटी बहन पसंद है। लड़के की बड़ी बड़ी आंखें अचानक झपक उठीं और वह अपना मतलब स्पष्ट रूप से कहने लगा, मुझे भी यह अच्छा लगता है। मेरी छोटी बहन मेरे छोटे भाई से बेहतर है। मेरे पास मेरा साथ देने के लिए कोई है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं अपनी माँ की उनके काम में मदद कर सकूंगी। ये देखकर कि उसका छोटा भाई आगे बढ़ रहा है, लड़की ने अनिच्छा से उसकी ओर देखा और जल्दी से अपने माता पिता के सामने अपनी पसंद का इजहार किया। कहीं ऐसा न हो कि वह उन्हें नाराज कर दे और उसकी संकीर्णता को नापसंद करे, जो उसके छोटे भाई की तरह सीधा सादा नहीं था। बहन कियाओ बड़ी हो गई है और समझदार हो गई है। मेरी माँ बहुत खुश है। लिशियुए के गले में लटका हुआ दिल आखिरकार उसके पेट में वापस आ गया जब उसने अपनी बेटी की बातें सुनी। अपनी बेटी के बालों को प्यार से सहलाते हुए उसने एक बार फिर अपने परिवार में एक छोटी लड़की होने का गर्व महसूस किया। लिशियुए ने छोटी लड़की को आधा कटोरा चावल खिलाया और छोटी लड़की ने संतुष्ट होकर अपना मुंह चटाया। जम्हाइली धुंध से सनी उसकी पलकें डूबने लगी और वह सोने के लिए मचलने लगी। ये बच्चा वाकई बहुत अच्छा है। वह न तो रोता है और न ही कोई परेशानी खड़ी करता है, और जब उसका पेट भर जाता है तो वह सो जाता है। वह दिल से लोगों को अपना दीवाना बनाता है। लिशियुए ने छोटी बच्ची को हल्के से गले लगाया, उस लंबे समय से खोई हुई कोमलता को महसूस किया जो केवल शिशुओं को ही होती है। उसकी आंखें इतनी कोमल हैं कि उनमें से पानी टपक सकता है। अगर तुम्हें ये पसंद है तो इसे रख लो। सूहू ने जब ये शब्द सुने तो वह मुस्कुराया और अपनी पत्नी की ओर स्नेह भरी नजरों से देखा। बस इतना ही है कि मुझे खाने के लिए अपना मुंह खोलना है। बड़ी बात यह है कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मैं पहाड़ पर जाकर और ज्यादा जलाऊ लकड़ी काटूंगा और उसे बेचने के लिए शहर भेजूंगा। सर्दी आ रही है और जलाऊ लकड़ी जल्दी बिक जाती है। इसे थोड़े ज्यादा पैसे में बेच दो। शहर तक जाने में 7 या 8 मील लगेंगे। लिशियुए इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। यानहान, तुम्हारे पैर की पुरानी चोट फिर से उभरने की संभावना है। तुम बहुत ज्यादा चले हो और तुम्हारे घुटने में दर्द है। बेहतर है कि तुम शहर न जाओ, बस इसे नदी के दूसरी तरफ के अमीर परिवार को बेच दो। सूहू ने कई बार अपना मुंह पटका और सिर हिलाया। नदी के दूसरी तरफ के परिवारों में नियमित रूप से लोग जलाऊ लकड़ी खरीदते हैं। कीमत बहुत कम है और वे ज्यादा पैसे में नहीं बेच सकते। लेकिन तुम्हारे पैर, लिजियुए चिंतित दिखी, रजाई पकड़े हुए उसकी बाहें थोड़ी कांप रही थीं। पुकारना। लिशियुए की गोद में लेटी हुई उनिंदा बच्ची ने दंपत्ति के बीच की बातचीत सुनी। धुंध से सनी अपनी आंखें खोली और इस दरिद्र नए घर को देखा। उसने एक बुरी सांस छोड़ी। मालिक, आंगन की दीवार से 100 मीटर बाहर जंगल में 100 साल पुराना जिनसेंग का पौधा है। छोटी लड़की उसके साथ जुड़ी हुई थी और उसकी गंध की तीव्र भावना सभी दिशाओं में फैल गई थी, और उसने स्पष्ट रूप से जिनसेंग की गंध सूंघी और वह अपने मालिक को खजाना पेश करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी। हंसी। छोटी बच्ची ने छोटी लड़की के मन की आवाज़ सुनी। उसकी सुरम्य भौहें फैली हुई थीं और उसकी भौहें मुस्कुराहट के साथ झुकी हुई थीं। देखो, बच्चा फिर मुस्कुरा रहा है। कितना प्यारा बच्चा है। लिशियुए ने एक पल में अपना ध्यान दूसरी ओर मोड़ लिया और उसकी कोमल निगाहें उस छोटी बच्ची के नाजुक गुलाबी चेहरे पर केंद्रित हो गईं। चाहे वह उसे कितनी भी ध्यान से देखे, वह उससे तृप्त नहीं हो पा रही थी। ये बहुत अच्छा होगा यदि यह हमारी अपनी बेटी होती। सूहू ने भी अपनी नज़र इधर उधर घुमाई, अवचेतन रूप से उसके बड़े खुरदुरे हाथों को चुटकी में पकड़ना चाहा। छोटी बच्ची का चेहरा कोलेजन से भरा हुआ है और उसके चिकने और गुलाबी गाल। हिलना मत, तुम्हारे खुरदुरे हाथों ने बच्चे की त्वचा खरोंच दी है। लिशियुए की आंखें तेज और हाथ तेज थे। उसने उसका हाथ झटक दिया, गुस्सा होने का नाटक किया और उसे डांटा। अरे, मैं इस बारे में भूल गया था।
सूहू ने सरल और ईमानदार तरीके से अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए अपना हाथ वापस खींच लिया। हाँ हाँ हाँ। छोटी बच्ची ली शियू एक के बछड़े की रक्षा करने के कार्य से बहुत प्रभावित हुई। उसने छोटे बच्चे को छोड़ दिया और अपने सफ़ेद और कोमल हाथों को आंगन की दीवार के बाहर जंगल की ओर इशारा किया। अरे बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? ली शियुए और उनके पति भ्रमित थे और उसकी शिशु भाषा को समझने में असफल रहे। चहचहाहट चहचहाहट चहचहाहट। छोटे चूजे ने चुपके से मदद की, अपने नाजुक छोटे पंख फड़फड़ाते हुए छोटी बच्ची के सिर के ऊपर मंडराते हुए, मानो बाहर उड़ने के लिए। बहन बाहर जाकर खेलना चाहती है। 4 साल का डोडो उस छोटी बच्ची की बात का मतलब समझता है। वह भी बाहर जाकर खेलना चाहता है। हाँ हाँ हाँ। छोटी बच्ची उसे जवाब दे रही थी, जोर से अपना सिर हिला रही थी। उसका छोटा शरीर अभी भी दूर जाने के लिए संघर्ष कर रहा था। ली शियू की स्कर्ट को कसकर पकड़ रहा था, जोर देकर कह रहा था कि वह अपनी मर्जी का पालन करे। जाओ, उसके साथ जाकर देखो बाहर क्या है। असामान्य अर्थ को समझते हुए सूहू ने अपने पैर बिस्तर से उठाए, जूते पहने और सबसे पहले दरवाजा खोला। चलो हम भी चलें। बहन कियाओ और दो दो, जो बहुत दृढ़ थीं, पीछे न छूट जाने के डर से जल्दी से बिस्तर से कूद पड़ी, अपने जूते पटक दिए और बाड़ के गेट की ओर दौड़ पड़ी। अरे, तुम दोनों बाहर जाने से पहले अपने जूते पहन लो। ली शियुए ने असहाय होकर अपने माथे को सहारा दिया, बच्ची को गोद में लेकर घर से बाहर चली गई और दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लीं। परिवार छोटी बच्ची द्वारा बताई गई दिशा में चला गया, आंगन की दीवार से बाहर निकला और पहाड़ी जंगल में प्रवेश किया। वे घुमावदार और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी सड़क पर 100 मीटर से भी कम ऊपर चढ़े। वह उड़कर नीचे आया और एक अगोचर टीले के सामने उतरा। टीले के सामने मुरझाए और पीले खरपतवारों में सोयाबीन के आकार के कुछ मुरझाए हुए जामुन हैं। अगर आप जानबूझकर उन्हें नहीं ढूंढते हैं तो कोई भी इस साधारण जंगली फल पर ध्यान नहीं देगा, अकेले ही यह सोचें कि जंगली फल के नीचे एक और ब्रह्मांड है। चहचहाहट। छोटा चूजा घास पर उतरा, मुरझाए हुए जामुन उठाए, उन्हें पूरा निगल लिया और उसकी काली आंखें उत्साह से चमक उठीं। सदियों पुराने जिनसेंग के फल निस्संदेह नवजात चूजों के लिए एक बेहतरीन टॉनिक हैं। हाँ। छोटी बच्ची की सफ़ेद और कोमल उंगलियां छोटे छोटे जामुनों के नीचे की मिट्टी की ओर इशारा करती रहीं। मुझे देखने दो कि वह किस बात का जिक्र कर रही है। सूहू नीचे बैठ गया, घास को हटाया, अपने बड़े खुरदरे हाथों से मिट्टी को पकड़ा, उसे अपनी नाक की नोक तक उठाया और हल्के से सूंघा। मिट्टी सुबह की ओस से सनी हुई थी, नम, मुलायम थी और हमेशा की तरह ही गंध आ रही थी। चहचहाओ। ये देखकर कि वह सत्य को समझने में असफल रहा है, छोटा चूजा आगे कूदा और अपनी नुकीली चोंच से मिट्टी को दूर फेंक दिया, जिससे घास के नीचे छिपी जड़ें प्रकट हो गईं। पिताजी, मैं नहीं चाहता था कि आपको मिट्टी की गंध आए, वहां नीचे कुछ है। ली शियुए को प्रेरणा मिली और वह उस छोटी सी चिड़िया का मतलब समझ गया। इसे खोदो और देखो। ठीक है। सूहू हमेशा शर्मा जाता था, शर्म से अपने सिर के पीछे के हिस्से को हिलाता था और मुंह खोलकर मुस्कुराता था। वह पूरे साल पहाड़ पर लकड़ी काटने, शिकार करने और कठिन काम करने जाता था। उसके बड़े हाथ लोहे के हुक की तरह सख्त थे। रास्ते में आई मृत घास को उन्होंने बारी बारी से दोनों हाथों से उखाड़ा और जल्द ही प्रकंद के दोनों ओर अलग अलग गहराई के 2 गड्ढे खोद दिए, जिससे मिट्टी में जड़ें जमाए बैठी जिनसेंग की जड़ें बाहर आ गईं। ओह बहन कियाओ, मेरी मदद करो, मेरी माँ के पैर कमज़ोर हैं। ली शियुए ने जिनसेंग को धीरे धीरे नजर आते देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी आंखें चक्कर खाने लगीं और वह लगभग स्थिर खड़ी नहीं रह सकी। माँ, सावधान रहो। बहन कियाओ तेजी से आगे बढ़ी और उसकी बाँह पकड़ ली। बहन कियाओ, जल्दी भागो, घर जाओ और एक छोटा फावड़ा लेकर आओ। सूहू की आंखें गरिमापूर्ण थीं, उसने समझदार बड़ी बेटी की ओर देखा और सावधानी से कहा, अभी भी एक सब्जी की टोकरी है, इसे साथ लेकर यहाँ आओ। जब तुम सड़क पर बाहरी लोगों से मिलो तो ज़्यादा बात मत करना और किसी को मत बताना कि तुम्हारे माता पिता यहाँ हैं। खैर, बहन कियाओ जानती है। बहन कियाओ ने समझदारी से सिर हिलाया, अपनी माँ की बाहों को छोड़ दिया, उसके पैरों को छोड़ दिया और पहाड़ से नीचे भाग गई। बुद्ध आशीर्वाद देते हैं, हमें एक अच्छे आचरण वाली और धन्य बेटी देने के लिए भगवान को धन्यवाद। ली शियुए शांत हो गई, उसने अपनी बाहों में उस छोटी बच्ची को गले लगा लिया जो सुंदर विशेषताओं के साथ खिलखिला कर हंस रही थी। उसने खुद को धन्य और प्रबुद्ध महसूस किया, अपने हाथों को एक साथ जोड़ा और फोशो मंदिर की दिशा में झुक गई। बच्चे को कोई नाम दो। सूहू ने खुदाई बंद कर दी, अपना सिर उठाया और अपनी पत्नी की ओर धीरे से देखा। चूंकि हमने उसे गोद लेने का फैसला किया है, इसलिए हम उसे परिवार के सदस्य के रूप में गिन सकते हैं और हमें उसका एक नाम भी रखना चाहिए। ठीक है, अब बच्चे के लिए नाम सोचने का समय आ गया है। ली शियुए ने अपने पति की कोमल निगाहों से मुलाकात की, उसका दिल नर्म और गर्म था और भगवान के प्यार के साथ उसने उन्हें छोटे फूफा के साथ आशीर्वाद दिया, और जितना अधिक वह उसे देखती थी उतना ही वह उन्हें पसंद करती थी। चूंकि यह हमें ईश्वर द्वारा दिया गया है, इसलिए इसे ईश्वर का उपहार ही कहें।
सूहू ने अपनी पत्नी के आभार भरे शब्दों को याद किया और अचानक उसे प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी और वह प्रसन्नतापूर्वक मुस्कुराया। नहीं, ये बहुत बदसूरत है। छोटी बच्ची और छोटी चूजा एक साथ कांप उठे और उन्होंने एक साथ अपना सिर हिलाया। आप आंख मूंद कर क्या नाम ले रहे हैं? ली शियुए ने एक व्यक्ति और एक पक्षी के घृणित भावों को देखा और हंसने से खुद को रोक नहीं सका। इस नाम की कोई लड़की नहीं है। अरे, तुम तैयार हो? तुमने किताब पढ़ ली है, तुमने जो नाम चुना है वह अच्छा ही होगा। सूहू एक असभ्य आदमी है और वह अपनी पत्नी को बहलाने में भी बहुत अच्छा है। अन्यथा उसका परिवार इतना गरीब था कि वह पड़ोसी गांव की सबसे छोटी और सबसे खूबसूरत लड़की से शादी नहीं करता। बड़ी बहन एक चतुर शब्द लेकर आई, जिसका अर्थ है कि एक महिला चतुर और बुद्धिमान है। ली शियुए ने प्रसन्नतापूर्वक उसकी बात सुनी और उसे एक शर्मीली नज़र से देखा। छोटी बच्ची एक असाधारण परिवार में पैदा हुई है और वह सुंदर और अमीर है, इसलिए चलो उसे सिस्टर यू कहें। नहीं चाहिए, बहुत अश्लील। छोटी बच्ची और छोटा चूजा फिर से कांप उठे और शिकायत करने से खुद को रोक नहीं सके। खांसी खांसी। ली शियुए एक व्यक्ति और एक पक्षी की घृणा के प्रति संवेदनशील थी। शर्मिंदगी में कुछ बार खांसी और धीरे से सांत्वना दी। बच्चा अभी भी छोटा है और उपनाम सिस्टर दयानयू है। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं खुद किताब पढ़ूंगी और इसे पहचानूंगी। शब्द चुनने के बाद अपने आप को एक नाम दे जो आपको पसंद हो। हंसी। छोटी बच्ची समझ गई और संतुष्ट होकर मुस्कुराई। उसकी बड़ी चमकदार आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं, जो अत्यंत प्यारी थीं। बहन यू, ये नाम अच्छा है, इसे शुनको कहा जाता है। सूहू ने एक व्यक्ति और एक पक्षी की छोटी छोटी हरकतों पर ध्यान नहीं दिया, जो चुपके से उसके चेहरे को रगड़ रहे थे, चाट रहे थे और उसकी पत्नी की चापलूसी कर रहे थे। ली शियुए के कान लाल हो गए जब उसने ये सुना। पिताजी, ये रहे फावड़े और टोकरियां। कियाओ जी के पैर और पंजे तेज थे और वे दोनों बातें कर रहे थे और वे पहले ही याद से वापस भाग चुके थे, उत्साह से हाँफ रहे थे और उनके गाल तीव्र व्यायाम के कारण लाल हो गए थे। बहू, दोनों बच्चों को लेकर दूर खड़ी हो जाओ और ध्यान रखना कि गंदगी न लगे। छोटे फावड़े के साथ सूहू की खुदाई की गतिविधियां अधिक चुस्त हो गईं और फावड़ा तेजी से चलने लगा और उठी हुई मिट्टी हर जगह फैल गई। साफ साफ देखो, जड़ों को नुकसान मत पहुंचाओ। ली शियुए ने चिंतित होकर चेतावनी दी। चिंता न करें। सूहू ने अपने दिल को थपथपाया और आश्वस्त किया। हम दोनों की शादी से पहले, जब मेरे दादा और मैं पहाड़ों में शिकार करने गए थे, तो हमने एक जिनसेंग का पौधा खोदा था। यह इतना बड़ा नहीं था और यह एक छोटी उंगली जितना मोटा था। उस समय मेरे दादा की आंखें धुंधली हो गई थीं और मैंने इसे खुद ही खोदा। हाँ, एक भी जिनसेंग घायल नहीं हुआ। सफलता। आप खोदें, हम किनारे से देखेंगे। ली शियुए को राहत मिली और वह कियाओजी और दो को कुछ कदम पीछे ले गई। जैसे ही 100 साल पुराना जिनसेंग, जो एक बच्ची की बांह जितना मोटा था, धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने आया, उसकी दिल की धड़कनें तेज और तेज होती गईं। 100 साल पुराना जिनसेंग, इसकी कीमत कितनी है? भगवान उनसे प्रेम करते हैं, उनके परिवार को अब पेट भरने की चिंता नहीं करनी पड़ती। बहू, मैं शहर जाकर ताजे जिनसेंग की जड़ों को अच्छे दाम पर बेचना चाहता हूँ। जिनसेंग को खोदकर टोकरी में ठीक से छुपाने के बाद सूहू अपने दादा के साथ जिनसेंग बेचने के अपने अनुभव के आधार पर तुरंत फुरोंग कस्बे में जिनसेंग बेचने के लिए निकलना चाहता था, जो वोनियू गांव के सबसे नज़दीक है। देर हो रही है, अब आपको फुरोंग टाउन जाना है, कम से कम दोपहर तक, और ये 10 मील से अधिक की यात्रा है। ली शियुए के मन में शंकाएं थीं। उसे अपने पति के पैर की पुरानी चोट की चिंता थी। उसे डर था कि ज्यादा चलने से उसके घुटने में दर्द होगा और ठंड के मौसम में दर्द असहनीय हो जाएगा। कोई बात नहीं, नदी के दूसरी तरफ शहर तक जाने के लिए एक गधा गाड़ी है। एक बार सवारी करने के लिए 3 युआन लगते हैं। मैं गधा गाड़ी में वहां जाऊंगा। मैं दोपहर तक फुरोंग शहर पहुंच सकता हूं और शाम को वापस आ सकता हूं। सूहू के पास अपनी योजना थी और उसने जाने पर जोर दिया। माँ, मैं भी पिताजी के साथ फुरोंग टाउन जाना चाहता हूँ। बहन कियाओ ने डरते डरते अपने माता पिता की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखते हुए ये शब्द जोड़े। मुझे भी जाना है। दो अपनी बहन का छोटा अनुयायी है, जहाँ भी उसकी बहन जाती है वह भी वहाँ जाना चाहता है। हाँ, छोटी बच्ची भी प्रसन्नतापूर्वक अपने नन्हे हाथ हिला रही थी और उसकी मीठी सी आंखें चमक रही थीं, जो उसकी रुचि व्यक्त कर रही थीं। बहन यू भी जाना चाहती है? ली शियाओ ने अवचेतन रूप से पूछा। उनके दिल में इस समय ये छोटी बच्ची उस भाग्यशाली गुड़िया से अलग नहीं है जिसे भगवान ने उनके परिवार को प्रदान किया है। एक छोटी बच्ची के साथ जिनसेंग बेचने के लिए फुरोंग टाउन की यात्रा आसानी से हो गई होगी। चून की बच्चे जाना चाहते हैं तो तुम भी क्यों नहीं चले जाते? सूहू भी बहुत खुश थी। सच कहें तो जब वह अकेले जिनसेंग बेचने के लिए फुरोंग टाउन गया था तो उसे बिल्कुल भी आत्मविश्वास नहीं था, लेकिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ वह थोड़ा अधिक साहसी हो सका। सफलता बस यही है। घर जाओ और अपने कपड़े बदलो। चलो तुरंत चलते हैं।
ली शियुए का दिल द्रवित हो गया। वह कई सालों से वोनियू गांव में विवाहित थी और वह शहर में जितनी बार गई उसे उंगलियों पर गिना जा सकता है। जिनसेंग बेचने का अवसर लेते हुए वह हलचल भरे बाजार में भी जाना चाहती थी। चलो शहर में खेलने चलें। अपने माता पिता की अनुमति से सुकियाओं और दो दो खुशी खुशी एक के बाद एक पहाड़ से नीचे भागे। उनकी मधुर और मधुर हंसी ने सभी को खुश कर दिया। मुझे जिनसेंग बेचकर पैसे मिले, मैंने कुछ फूलों के कपड़े काटे और बच्चों के लिए कुछ नए कपड़े बनाए। ली शियुए ने चेहरे पर खुशी के साथ छोटी बच्ची को गोद में लिया हुआ था। तुम भी अपने लिए नए कपड़े बनाओ, संकोच मत करो। मुझे लगता है सिस्टर यू के साथ हमारा परिवार बेहतर और बेहतर होता जाएगा। सूहू टोकरी उठाए हुए था और एक अच्छे दिन की आशा कर रहा था जिसमें उसे भरपूर भोजन और कपड़े मिलेंगे। उसके चेहरे पर लालसा की झलक थी। हाँ, ये और बेहतर होता जाएगा। ली शियुए ने अपनी आंखें नीची की, उसकी ओर देखा और अपनी आंखें बंद कर लीं। नींद में डूबी छोटी बच्ची के दिल में कोमलता महसूस हुई। जब दंपति घर लौटे तो ली शियुए ने अलमारी से कुछ आधे नए कपड़े निकाले जिन्हें वह नए साल के दौरान पहनने के लिए तैयार थी और उन्हें पूरे परिवार के लिए बदल दिया। जाने से पहले उसने बहन यू को लपेटने वाली ब्रोकेड रजाई को सावधानीपूर्वक अपनी खुद की मोटी रजाई से बदल दिया, सावधानीपूर्वक दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी और उन्हें बंद कर दिया। फिर वह और उसका पति अपनी पीठ पर एक बांस की टोकरी लेकर अपने बच्चों को लेकर नाव से नदी पार कर गए और गधा गाड़ी से फुरोंग शहर की ओर चल पड़े। किलियन पर्वत का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, पहाड़ आपस में जुड़े हुए हैं और पहाड़ी रास्ते उबड़ खाबड़ हैं। नदी के दूसरी ओर से पहाड़ से बाहर निकलते हुए आपको फुरोंग टाउन तक पहुंचने के लिए संकरी पहाड़ी सड़क पर 1 दर्जन से ज्यादा मोड़ लेने पड़ते हैं। फुरोंग टाउन शिलिबाकुन का सबसे बड़ा शहर है। हालांकि यह बहुत समृद्ध नहीं है क्योंकि प्रसिद्ध फोशो मंदिर पर्वत की तलहटी में तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है, जो छोटे शहर में समृद्ध व्यावसायिक अवसर लाता है। सूहू अपनी बेटी को लेकर फुरोंग टाउन में घसीटता हुआ गया और उसने अपने मन में पहले से ही योजना बना रखी थी। शहर में सबसे प्रतिष्ठित फार्मेसी कोंगशान तांग है, जो 100 साल पुराना ब्रांड है। उसकी पिछली टोकरी में 100 साल पुराना जिनसेंग छिपा हुआ था और उसे किसी बात की चिंता थी। वह पहले खरीदारी करने के मूड में नहीं था और जैसे ही वह गधा गाड़ी से उतरा वह अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर फार्मेसी में चला गया। अतिथि अधिकारी, आप यहाँ हैं, क्या आप दवा लेना चाहते हैं या डॉक्टर से मिलना चाहते हैं? जैसे ही परिवार दवा की दुकान की दहलीज पर पहुंचा, उस युवा लड़के ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए विनम्रता से उनका स्वागत किया। माफ़ कीजिए, आप यहाँ जिनसेंग कैसे बेचते हैं? ली शियुए ने इसके बारे में सोचा और अपना इरादा व्यक्त करने के बजाय उसने अप्रत्यक्ष टिप्पणी की और जिनसेंग के बाजार के बारे में पूछताछ की। क्या यह आंटी जिनसेंग खरीदना चाहती हैं या जिनसेंग बेचना चाहती हैं? युवक बहुत चतुर था और वह जोड़े के बाहरी कपड़ों से उनके आने का उद्देश्य समझ गया। जिनसेंग बेचना। सूहू ईमानदार था, वह झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए उसने सही काम किया। खांसी खांसी। ली जियुए ने नाराजगी से उस पर पैर रखा। जिनसेंग बेचने वाले भाई, आप सही जगह पर आए हैं। हमारा कोंगशान टैंग 100 साल पुराना ब्रांड है और हमारी प्रतिष्ठा पूरी तरह से गारंटीकृत है। अगर आप इसे हमें बेचते हैं तो आपको निश्चित रूप से पैसे का नुकसान नहीं होगा। व्यापार को आते देख युवक और भी उत्सुकता से मुस्कुराया। आप पहले हमें एक अनुमानित कीमत बताएं, हमें लगता है कि यह उचित है और फिर इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सूहू की ईमानदारी की तुलना में ली शियुए कमोबेश व्यापारिक सोच वाला है और उसे आसानी से परखा नहीं जा सकेगा। वह व्यक्ति थोड़ा शर्मिंदा हुआ। खैर, मैंने जिनसेंग नहीं देखा है, इसलिए ये कहना मुश्किल है। ली शियुए ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह कहना मुश्किल है कि क्यों? शायद आप जमीन पर बैठकर कीमत बढ़ाना चाहते हैं। मेरी चाची, नाराज मत होइए, हमारा कोंगशान टांग कभी भी ग्राहकों को नुकसान पहुंचाने वाला कुछ नहीं करेगा। वह छोटा लड़का थोड़ा घबरा गया था और अपनी छोटी छोटी आंखों से बार बार भीतरी हॉल की ओर देखकर मदद मांग रहा था। हे, दुकानदार कोंगशान तांग जो भीतरी हॉल में बैठा था ने बाहर से आवाज सुनी, इसलिए उसने पर्दा उठाया, अपनी भूरी दाढ़ी को सहलाया और ली शियुए की आक्रामक निगाहों से मुस्कुराहट के साथ मुलाकात की। अतिथि अधिकारियों, चूंकि आप जिनसेंग बेचना चाहते हैं, कृपया अंदर आकर बैठिए। सफल हो जाओ। हमारा उद्देश्य जानबूझकर गलती ढूंढना नहीं था, हम ईमानदारी से व्यापार पर चर्चा करने आए थे। ली शियुए ने पीले चेहरे के साथ बूढ़े दुकानदार की ओर देखा। ये देखकर कि उसका आचरण अच्छा था और वह मिलनसार था, उसने सूहू की आस्तीन खींची और उसकी ओर सिर हिलाया। सूहू ने आदतन अपनी पत्नी की बातें सुनी और भीतरी हॉल की ओर चल दिया। ली शियुए अपने 3 बच्चों के साथ पीछे पीछे चल रही थी। जब दंपत्ति ने भीतरी हॉल में प्रवेश किया तो वे ये देखकर चौंक गए कि घर की सजावट बहुत ही सुंदर और अनोखी थी, जो बाहरी हॉल के हॉल से एक स्तर से भी अधिक ऊंची थी। ये जानते हुए कि यह विशिष्ट अतिथियों के मनोरंजन के लिए था, उन्होंने अवचेतन रूप से अपनी पीठ सीधी कर ली, इस डर से कि कहीं उन्हें नीचा न देखा जाए।
बूढ़े दुकानदार ने उन्हें कॉफ़ी टेबल पर बैठने के लिए आमंत्रित किया और वेटर को चाय परोसने का आदेश दिया। लड़के ने जल्दी से चाय बनाई और उसे ले आया, साथ में पेस्ट्री की एक प्लेट भी, जो दोनों बच्चों के सामने रख दी गई। दो छोटा है। जब वह पेस्ट्री देखता है तो वह उन्हें लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। दो अंधाधुंध खाना मत खाओ। क्याओ जी समझदार थी, इसलिए उसने तुरंत उसे रोका और गाल फुलाकर उसे डांटा। हे भाई, केक विशेष रूप से 2 बच्चों के लिए तैयार किए गए हैं, इसलिए कुछ का उपयोग करना ठीक है। बूढ़े दुकानदार की आंखें चमक उठी, उसने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मिमी को देखकर मुस्कुराया। ये शब्द सूहू के लिए थे, लेकिन उसकी चतुर नज़र ली जियू पर पड़ी। वह बूढ़ा और परिपक्व है और वह पहले ही देख चुका है कि इस परिवार में ली शियू ही वह है जिसे वास्तव में बोलने का अधिकार है। बहन कियाओ, पेस्ट्री का एक टुकड़ा लो और मेरे भाई को पिछवाड़े में खेलने के लिए ले जाओ। निश्चित रूप से, ली जियुए ने एक पल के लिए कराहते हुए सिस्टर कियाओ के सिर को थपथपाया और उसे धीमी आवाज में आदेश दिया। उसने दोनों बच्चों को पिछवाड़े में जाने दिया, लेकिन साथ ही जानबूझकर उन्हें अगली बातचीत से भी दूर रखा, कहीं ऐसा न हो कि दोनों बच्चे कुछ गुप्त बातें सुन लें और बकवास करने निकल पड़ें। अतिथि अधिकारियों, जिनसिंग की कीमत, मैं आपको सच बता रहा हूं, इसका कोई एक समान मानक नहीं है। बूढ़े दुकानदार ने दोनों बच्चों को जाते हुए देखा, चाय की प्याली से एक घूंट चाय पी, अपना गला गीला किया और बातचीत शुरू कर दी। प्रत्येक जिनसिंग की कीमत इसकी गुणवत्ता और वर्ष के आधार पर कुछ टेल से लेकर कुछ 100 टेल तक होती है। यदि ये ताज़ा जड़ों वाला नया तोड़ा गया जिनसिंग है तो कीमत थोड़ी अधिक होगी। बॉस, हम सब जानते हैं कि आप हमेशा क्या कहते थे। ली शियू ए की आंखें चमक उठीं और उसने बिल्कुल भी हार नहीं मानी। बस मुझे बताओ, अच्छी हालत में 100 साल पुराने जिनसिंग के लिए आपकी खरीद मूल्य कितना है? 100 साल पुराना जिनसिंग। बूढ़ा दुकानदार एक पल के लिए तो हैरान रह गया, उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि साधारण दिखने वाले इस जोड़े को सदियों पुरानी जिनसिंग चुनने का इतना अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा। अगर यह वास्तव में 100 साल पुराना जिनसिंग है तो इसकी कीमत 100 टेल चांदी से शुरू होगी। अगर यह अच्छी स्थिति में है और इसकी जड़ें पूरी तरह से विकसित हैं तो हम अधिक कीमत देने को तैयार हैं। 100 तेल चांदी। जब सूहू ने पहली बार बूढ़े दुकानदार की बातें सुनी तो उसका दिल अचानक धड़क उठा और एक पल के लिए उसकी सांस रुक गई। उनके परिवार का जीवन यापन सालाना 2 या 3 ताइल से ज्यादा नहीं होता। 100 ताइल से उन्हें 20 साल तक खाने पीने का काम चल जाता है। इस तरह के विचार से उसकी आंखें थोड़ी सी उभर हो गईं और वह जिनसिंग से छुटकारा पाने के लिए इंतजार नहीं कर सका और वास्तव में अपनी जेब में चांदी के 100 टेल डाल लिए। ये नाटक है। बूढ़े दुकानदार ने अपनी पलकें उठाईं, उसके चेहरे के भावों पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक चतुराई भरी रोशनी चमक उठी। बहू, देखो। ये देखकर कि उसकी पत्नी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, सूहू ने अपना हाथ बढ़ाया और ली जियू के कंधे को धक्का दिया। 100 टेल चांदी की बात सुनकर ली शियुए का दिल भी धड़क रहा था। वह पिछले 10 सालों की शादी में गरीबी और दरिद्रता के कटु जीवन, उतार चढ़ाव, कड़वाहट, तीखेपन और 1 दर्जन से अधिक प्रकार के स्वादों के बारे में सोच रहा था। सौभाग्य से उसकी दृष्टि अभी भी स्पष्ट थी और वह 100 टेल चांदी से चकित नहीं थी। जब वह शांत हुई तो उसे पहले से ही पता चल गया था कि बातचीत अभी शुरू हुई है और अभी भी आगे की सौदेबाजी की गुंजाइश है। पिताजी, जिनसिंग निकालकर दुकानदार को दिखाए। हमारा जिनसिंग 100 साल में दुर्लभ पुराना जिनसिंग है। अगर इसे राजधानी में बेचा जाए तो इसकी कीमत 2 गुनी से भी ज्यादा हो जाएगी। अपनी पत्नी की बातें सुनकर सूहू ने टोकरी में अपना हाथ डाला और ध्यान से 100 साल पुराना जिनसिंग निकाला, जो एक बच्चे के छोटे हाथ जितना मोटा था, जिसमें पूरे अंग और पूरी जड़ें थीं। पुकारना। अब बूढ़े दुकानदार की सांस रुकने की बारी थी और चाय का प्याला पकड़े हुए उसका दाहिना हाथ उत्तेजना से थोड़ा कांपने लगा। हाँ, छोटी बच्ची ने अपनी गंदी निगाहों से बूढ़े दुकानदार की ओर देखा, अपने नन्हे हाथों से ताली बजाई और मुस्कुराई, ठीक वैसे ही जैसे अभी बूढ़े दुकानदार के चेहरे पर गणनात्मक भाव था। बहन यू, क्या आपको भूख लगी है? क्या आपको कुछ पेस्ट्री चाहिए? सूहू का ध्यान तुरंत युक्सू की प्यारी सी बच्ची की ओर आकर्षित हुआ। वैसे भी वह बातचीत में कुछ और नहीं जोड़ सकता था, इसलिए उसने बस लक्ष्य बदल दिया ताकि छोटी बच्ची खुश हो सके और लंबे समय से खोई हुई पारिवारिक खुशी का आनंद ले सके। हाँ, छोटी बच्ची ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें झपकाईं और सिर हिलाकर अपनी बात स्पष्ट रूप से व्यक्त की। पिताजी इसे पानी के साथ बनाकर आपके खाने के लिए तैयार करेंगे। इस बार सूहू ने उसकी शिशु भाषा को ठीक से समझा और खुशी खुशी नर्म चेस्टनट केक का एक टुकड़ा लिया, उसे नर्म होने तक उबलते पानी में भिगोया और उसे बच्ची के मुंह में डाल दिया। बहा बहा, छोटी बच्ची ने बहुत खुशी से खाया। नर्म चेस्टनट केक जंगली सब्जियों के साथ मिश्रित चावल अनाज की तुलना में बहुत स्वादिष्ट था। इसे अभी खरीद लो, 200 टेल। पिता और बेटी ने खुशी खुशी खाना खाया और बूढ़ा दुकानदार भी शुरुआती झटके और उत्साह से उबर गया। उसने ये निश्चय किया कि वह इसे न चूकेगा और उसने एक ही बार में कीमत दोगुनी कर दी।
बोलने के बाद उन्होंने विशेष रूप से ये भी समझाया, अगर यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि जिंगडू चेंगगोंग हवेली एक कुलीन बेटी से खुश है और हमारे मालिक जेंग गुओंगोंग हवेली को बधाई उपहार के रूप में अच्छी दिखने वाली जिनसेंग खरीदने के लिए उत्सुक हैं, तो ये बूढ़ा आदमी कभी ऐसा प्रस्ताव नहीं देता। उच्च, उस धोखेबाज को बधाई उपहार भेजें। यदि बूढ़ा दुकानदार कुछ नहीं कहता तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बात जेंग गुओंगोंग हवेली की आई तो छोटी बच्ची को लगा कि उसके साथ अन्याय हुआ है। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखें धुंध से रंग गई थीं और वह धीरे धीरे रोने लगी। बिल्ली के बच्चे की तरह धीमी और नर्म चीख ने सूहू और ली शियू के दिलों को झकझोर दिया, जिससे दंपति के दिल कांप उठे और वे व्यथित महसूस करने से खुद को रोक नहीं सके। अरे बेबी, तुम क्यों रो रही हो? क्या इसलिए कि चेस्टनट केक स्वादिष्ट नहीं है इसलिए हम इसे नहीं खाएंगे? सूहू ने स्वाइप किया, उसका माथा पसीने से भर गया था और वह पागलों की तरह छोटी बच्ची को सहला रहा था। दुकानदार, मेरी बहन यूको जिनसिंग मिला। वह इसे बेचने के लिए सहमत नहीं है और हम पति पत्नी तय नहीं कर पा रहे हैं। सूहू की घबराहट की तुलना में ली शियू के विचार अधिक जटिल थे। उसने गलती से सोचा कि छोटी लड़की स्मार्ट थी, दुकानदार द्वारा दी गई कम कीमत से असहमत थी और असंतोष व्यक्त करने के लिए जानबूझकर रोई। 300 टैल, इससे अधिक नहीं। बूढ़े दुकानदार ने दुखी छोटी लड़की की ओर संदेह भरी नज़र से देखा और 100 टैल और जोड़ दिए। वाह वाह, उसे उस छोटी बच्ची की धीमी और कोमल चीख ने उत्तर दिया। 400 टैल, बूढ़े दुकानदार ने अपने माथे से ठंडा पसीना पोंछा। वाह वाह, छोटी बच्ची अभी भी व्यथित होकर रो रही थी। 500 टैल, बूढ़े दुकानदार की पलकें दर्द से फड़कने लगी और वह क्रूर हो गया और उसने 100 टैल और जोड़ दिए। यदि मास्टर का परिवार जेंग गुओ सरकार को उपहार के रूप में उच्च श्रेणी की जिनसेंग खरीदने के लिए दौड़ नहीं रहा होता तो वह कभी भी निजी तौर पर निर्णय लेने और इतनी ऊंची कीमत की पेशकश करने की हिम्मत नहीं कर पाता। 500 टैल पर सूहू और उसकी पत्नी पहले से ही अचेत थे। यहाँ तक कि छोटी बच्ची ने भी मन ही मन सोचा, बूढ़े आदमी को इस बार वाकई खून बह रहा था और उसका शरीर इतना दर्दनाक था कि वह लगभग सांस छोड़ रहा था। अपने दत्तक माता पिता की गरीबी और कड़ी मेहनत से कमाए गए धन के बारे में सोचकर उसने अपने दिल में शिकायत दबा ली, अपने होठों को बंद कर लिया और रोना बंद कर दिया। ओह, उस कष्टप्रद छोटे पूर्वज ने अंततः रोना बंद कर दिया। बूढ़े दुकानदार ने अपनी आस्तीन से माथे पर आया ठंडा पसीना पोंछा, कुछ गहरी सांसें लीं और अंततः अपनी उलझी हुई और बेचैन मनोदशा से बाहर आया। क्या आप बैंक नोट या नकद लेना चाहेंगे? इस डर से कि सूहू और उनकी पत्नी अपनी बात से मुकर जाएंगे, उन्होंने जल्दी से क्लर्क का अभिवादन किया, जिनसेंग को ले लिया और अपनी आंखों से उसे एक विशेष सफ़ेद जेड बॉक्स में डालते हुए देखा, इसलिए वह निपटान विधि के बारे में पूछने के मूड में थे। वर्तमान चांदी। ली शियुए को सबसे पहले होश आया। उसने एक पल सोचा और झिझकते हुए पूछा, क्या मैं आपको सभी 500 टैल चांदी को हल्के चांदी के टुकड़ों में बदलने का कष्ट दे सकती हूँ ताकि आप उन्हें अलग अलग ले जा सकें? कोई बात नहीं, कृपया एक क्षण रुकें। बूढ़े आदमी ने किसी को आपके लिए टूटी हुई चांदी तौलने का आदेश दिया है। कोंग शांटांग 100 साल पुराना ब्रांड है जिसकी ताकत बहुत मजबूत है। 500 टैल चांदी की बात तो दूर, यहाँ तक कि 5000 टैल भी कभी भी दिए जा सकते हैं। धन्यवाद दुकानदार। ली शियू ने शांति से राहत की सांस ली। उसने और उसके पति ने 500 टैल चांदी को क्रमशः अपने अंडरवियर की जेबों में ठूंस लिया, जो इतनी स्पष्ट नहीं थी ताकि बाहरी लोग लालच न करें और आसानी से पहुंच सकें। बड़े भाई, मेरा एक विनम्र अनुरोध है। भविष्य में यदि आपको अच्छी गुणवत्ता वाली जिनसेंग मिलती है और आप इसे बेचना चाहते हैं तो क्या आप पहले हमारे कोंग शांटांग पर विचार कर सकते हैं? बूढ़े दुकानदार ने अपने सहायकों को टूटी हुई चांदी लाने का आदेश दिया और उसे ठीक से पैक करने के लिए जोड़े को सौंप दिया। उन्हें गेट से बाहर भेजने से पहले उसकी आंखों की पुतलियां घूम गईं और फिर से चतुराई भरी रोशनी दिखाई दी। कीमत के मामले में मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपको कभी धोखा नहीं दिया जाएगा और आपको कोई नुकसान नहीं होगा। कर सकना। सूहू पहले ही 500 टैल चांदी से अंधा हो चुका है। वह हल्के से चलता है और उसका दिल उत्साह से धड़क रहा है। वह कैसे सहमत नहीं हो सकता? ये बहुत अच्छा है। बूढ़े आदमी का उपनाम माँ है। मैं आप दोनों को फिर से देखने के लिए उत्सुक हूँ। बूढ़े दुकानदार को अब तक दर्द पूरी तरह से कम नहीं हुआ था और उसने विनम्रता से परिवार को गेट से बाहर भेज दिया। अगली बार जब आप दोनों वापस आएं तो सीधे बूढ़े आदमी को खोजने के लिए आंतरिक हॉल में जाएं। रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। दुकानदार को धन्यवाद माँ, कृपया रुकें। सूहू ने विनम्रतापूर्वक हाथ झुकाए, अपने परिवार को घसीटा और कोंग शांतांग से चला गया। अपनी जेब में 500 टन चांदी के साथ सूहू को यह महसूस करने से नहीं रोका जा सका कि वह भी एक अमीर आदमी था और वह हवा के साथ चलता था और उसकी पीठ सीधी थी। एक हाथ से अपनी बेटी और दूसरे हाथ से अपने बेटे को पकड़े हुए जब वह फुरोंग टाउन के एक प्रसिद्ध रेस्तरां के पास से गुजर रहा था तो वह अवचेतन रूप से रुक गया और झिझकने लगा कि क्या उसे रात के खाने के लिए अंदर जाना चाहिए। पिताजी, अपना धन उजागर मत करना। सड़क पर बहुत से चोर हैं, इसलिए सावधान रहना।
लीजियुए ने उसके विचारों को देखा, उसकी आस्तीन खींची और फुसफुसाकर उसे याद दिलाया। ये सही है, मैं लापरवाह था। एक वाक्य ज्ञानोदय की तरह था, जिसने सूहू के बुखार भरे सिर को काफी हद तक शांत कर दिया। उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मनाक तरीके से विषय बदल दिया। आज यहाँ आने के लिए सिस्टयू का धन्यवाद, अन्यथा हम इतने पैसे नहीं बेच पाते। लीशियुए की भौहें और आंखें कोमल थीं और उसने बच्ची की बाहों को कसकर गले लगाया। नहीं, सिस्टयू वास्तव में एक भाग्यशाली बच्ची है जिसे स्वर्ग ने हमें दिया है, इसलिए हमें सिस्टयू के प्रति अधिक दयालु होने की आवश्यकता है। हाँ, सूहू उत्साहित मूड में था और अचानक वह गर्व से भर गया। जाओ, सामने एक छोटा सा रेस्तरां है, बच्चों को ले जाओ और अच्छा खाना खिलाओ। पहाड़ों और समुद्रों के व्यंजन नहीं खाए जा सकते, ब्रेज्ड पोर्क ही काफ़ी है। हे, आपके पास देने के लिए बस इतना ही है। ब्रेज्ड पोर्क का एक कटोरा आप पर अच्छा लगेगा। ली जियू एक कान से कान तक मुस्कुराया। तारानकन 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 तारानकन। परिवार छोटे से रेस्टोरेंट में आया और बैठने के लिए एक उपयुक्त जगह ढूंढी। निश्चित रूप से सूहू ने ब्रेज्ड पोर्क का एक बड़ा कटोरा, 2 गर्म व्यंजन, 4 कटोरे चावल और 1 कटोरा गुनगुना बाजरा दलिया का ऑर्डर दिया। दोनों बच्चों को तेल से भरे मुंह में खाना खाते देख उसे दुख और खुशी दोनों महसूस हुए और उसने मन ही मन ये निर्णय लिया कि उसे अपनी पत्नी और बच्चों को एक अच्छा जीवन जीने देना चाहिए और वह कभी भी पहले की तरह सामान्य जीवन नहीं जी सकेगा और अस्त-व्यस्त जीवन नहीं जी सकेगा। एक अलग विचार के साथ उसने चावल के आधे कटोरे के साथ कुर्सी को हिलाया और ली जियू के करीब चला गया। रात के खाने के बाद मैं आपको गहने की दुकान पर ले जाऊंगा और आपकी माँ और मेरे लिए कुछ सुंदर सामान खरीदूंगा। हम अब अमीर हैं, खुद को गलत करने की कोई जरूरत नहीं है। ली शियुए ने छोटी बच्ची को बाजरे का दलिया खिलाने के लिए मनाया। उसकी ईमानदारी सुनकर उसका दिल खुश हो गया और उसने आंखों में वसंत भरकर उसकी ओर देखा। बहू, तुम भी खा लो। नहीं खाओगी तो ठंड लग जाएगी। सूहू की आंखें चमक उठीं। उसने चुपके से अपनी बहू के नाजुक और सुंदर चेहरे को देखा। उसके दिल की नोक पर कोमल मांस अनायास ही कांप उठा। बैठो और बच्चों को मजाक देखने दो। उसके चेहरे पर नजर बहुत गर्म थी। ली जियू के कान लाल हो गए और वह धीमी आवाज में डांटने लगी, शर्मिंदा और नाराज दोनों थी। अरे, सूहू ने अपनी नाक रगड़ी और हंसने लगा और कुर्सी को वापस अपनी मूल स्थिति में खींच लिया। जुबाओझाई, फुरोंग टाउन में सबसे प्रसिद्ध आभूषण की दुकान। सूहू ने अनिच्छुक ली शियुए को थोड़ा बलपूर्वक गेट के अंदर खींच लिया और सीधे चांदी के आभूषण बेचने वाले काउंटर पर चला गया। चलो इसे न खरीदें, यहाँ के आभूषण बहुत महंगे हैं। ली शियुए जब दुकान में दाखिल हुई तो वह अभी भी नाराजगी से भरी हुई थी। उसे डर था कि आखिरकार उसे पैसे मिल ही जाएंगे, इसलिए वह सारा पैसा लेकर अंदर चली गई। हाँ, छोटी बच्ची को चमकीले चांदी के गहने बहुत पसंद आए। उसने ली शियुए की बाहों से अपना आधा शरीर बाहर निकाला, अपने सफ़ेद और कोमल हाथों से चांदी की बालियों की एक जोड़ी की ओर इशारा किया, फिर मुड़कर अपने दिल की ओर इशारा किया। देखिए, हमारे परिवार के सभी छोटे फुवाओं ने आपसे इसे खरीदने के लिए कहा है। सूहू ने समझदारी दिखाई, अपनी पीठ सीधी की और तुरंत क्लर्क से छोटी बच्ची की पसंद की बालियां खरीदने को कहा। अपनी आंख के कोने से उसने कियाओजी और दो को देखा जो ईर्ष्यालु थे और यहां तक कि अपना हाथ भी हिलाया। बीप, वहां 3 अन्य बच्चे भी हैं, जिनमें से प्रत्येक के गले में चांदी का ताला लगा है। सभी को लपेटकर ले जाया गया है। उनके पिता। ये सुनते ही ली शियुए का दिल धड़क उठा और वह उस पर जोर से कुचल गई। सिस्टर यू ने कहा, क्या हमें इसे खरीदना चाहिए या नहीं? सूहू ने अपने पैरों में दर्द की परवाह नहीं की और जियाओ फुवा से समर्थन मांगने के लिए मुड़ा। हाँ, छोटी बच्ची ने अपने नन्हे हाथों से ताली बजाई और टेढ़ी भौहों से मुस्कुराई। जब तक मेरी बेटी हाँ कहती है। सूहू ने गर्व से अपने मुंह के कोनों को ऊपर उठाया और बड़े गर्व के साथ बिल का भुगतान किया और एक जोड़ी बालियों और 3 चांदी के तालों वाले बॉक्स को टोकरी में ठीक से रख दिया। कपड़ों की खरीद पर अंतिम निर्णय मेरा होगा, आपको परेशानी खड़ी करने की अनुमति नहीं है। थोड़ी देर के लिए 20 टैल चांदी लग गई। ली शियुए की पलकें दर्द से फड़कने लगी, उसके गाल गुस्से से फूल गए और वह जुबाओझाई से बाहर निकल गई। अरे बहू, जब तुम गुस्से में होती हो तो अच्छी लगती हो। सूहू को ताजगी महसूस हुई, उसका मुंह शहद से सना हुआ लग रहा था और वह अपना चेहरा चाटते हुए अपनी पत्नी के पीछे भागा। चुप रहो। ली जियुए को शर्म और गुस्सा आया, इसलिए उसने उस पर थूक दिया। अरे, सूहू को शर्म नहीं आई बल्कि गर्व हुआ। उसने सहजता से अपना चेहरा पोंछा और बिना किसी जल्दबाजी के उसका पीछा करना जारी रखा। तारानकन 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 तारानकन। परिवार गली से घूमकर स्कूल के पास से गुजरा। आंगन की दीवार के पार से उन्हें अंदर से बच्चों के पढ़ने की आवाज़ सुनाई दी। कियाओजी, जो अपने छोटे भाई को उसके माता पिता के पीछे ले जा रही थी, अचानक रुक गई, अपना सिर घुमाकर आंगन की ऊंची दीवार की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में लालसा झलक रही थी। बहन कियाओ, जिनसिंग बेचने के बाद हमारा परिवार अमीर हो गया है। माँ आपको पढ़ने के लिए स्कूल भेजेगी।
अपनी बेटी के विचारों से पूरी तरह अवगत ली शियुए ने व्यथित होकर 2 कदम पीछे हटकर अपनी बेटी के पतले शरीर को अपनी बाहों में भर लिया। क्या माँ ने जो कहा वह सच है? क्या मैं पढ़ सकता हूँ? कियाओजी की धुंधली आंखें तुरंत चमक उठीं और ऐसा नज़ारा दिखा जो पहले कभी नहीं देखा गया था। ली शियुए की आंखें दृढ़ थीं। बेशक ये सच है। कल माँ गांव के मुखिया के पास जाएंगी और आपसे स्कूल जाने के बारे में संपर्क करेंगी और आपको गांव के बच्चों के साथ नदी के उस पार स्कूल में पढ़ने के लिए जाने देंगी। माँ, क्या मैं अपनी छोटी बहन को गले लगा सकता हूँ? आंखों में आंसू लिए कियाओजी ने डरते डरते अपना सिर उठाया और अपनी माँ की गोद में लेटी छोटी बच्ची को देखा। ठीक है, सावधान रहना, मेरी बहन पर मत गिरना। माँ और बच्चा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लिजियुए ने उसकी मनोदशा को समझा, नीचे झुकी और धीरे से छोटे बच्चे को उसकी बाँह पर रख दिया। छोटी बहन, धन्यवाद। कियाओजी ने कभी भी इस छोटी बच्ची का अपने घर में स्वागत नहीं किया था, क्योंकि वह इस समय उनकी पारिवारिक सदस्य बन गई है। वह छोटी बच्ची जो केवल 8 साल की थी, पल भर में बड़ी हो गई थी। वह अपने माता पिता की उस छोटी बच्ची के प्रति कृतज्ञता की भावना को समझती थी और मन ही मन ये निश्चय कर लेती थी कि वह चाहेगी कि उसके माता पिता इस छोटी बहन को प्यार करें और संजो कर रखें, जो उन्हें ईश्वर द्वारा दी गई है। बहन कियाओ स्कूल जाना चाहती है, इसलिए उसे कुछ पेन, स्याही, कागज और स्याहीदान खरीदने की जरूरत है। सूहू ने अपनी बेटी की प्रगति देखी और उसके लिए खुश महसूस किया और उसके हाथों में मौजूद पैसा एक बार फिर काम आ गया। आपको बहुत ज्यादा खरीदने की जरूरत नहीं है। वह अभी भी छोटी है और ज्यादा शब्द नहीं लिख सकती। जब ली शियू ने सुना कि वह फिर से खरीदना चाहता है तो उसकी आंखों के कोनों में नसें फड़क उठीं और उसने अवचेतन रूप से जवाब दिया, इसे बहन कियाओ के लिए खरीद लो, पिताजी को बुरा नहीं लगेगा। सूहू ने संवेदनशीलता से कियाओजी के अचानक घबराए हुए भाव को देखा और जल्दी से 2 कदम आगे बढ़कर बड़े गर्व के साथ प्रतिज्ञा की, पिताजी बहुत अच्छे हैं। कियाओजी ने उसकी ओर देखा, वह अपना आश्चर्य छुपाने में असमर्थ थी। बस बच्चों के सामने एक अच्छा इंसान बनने का नाटक करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। ली शियुए गुस्से से हंसी, अपने पति की ओर आंखें घुमाई, अपनी छोटी बेटी को वापस लिया, पलटी और गुस्से से चली गई। तुम्हारी माँ ऐसी ही है, चाकू जैसा मुंह और सेम जैसा दिल। जब तुम अध्ययन कक्ष में जाओगे तो पिताजी तुम्हारे लिए इसे खरीद लेंगे। सूहू ने अपनी बहू को जाते हुए देखा और उदासीनता से मुस्कुराया। जैसे ही वह चला गया, उसने एक बच्चे को खींच लिया और पिता और तीनों उसके पीछे फुसफुसाए। कियाओजी की बड़ी आंखें चमक रही हैं। कियाओजी समझती है, कियाओजी माँ को दोष नहीं देगी। दो भी पढ़ना चाहता है। जब दो को पता चला कि उसकी बहन स्कूल में पढ़ने जा रही है तो वह उससे अलग नहीं होना चाहती थी। 4 साल के लड़के ने मुंह बनाया, सूहू की आस्तीन खींची और उसे जोर से हिलाया। सफलता, जब हमारा दो बड़ा हो जाएगा तो वह भी पढ़ने के लिए स्कूल जाएगा। सूहू नीचे झुका, अपने बेटे को उठाया और जानबूझकर अपनी खुरदरी दाढ़ी को उसके मुलायम चेहरे पर रगड़ा। ये दुखदायक है। दो का कोमल चेहरा दर्द से छलनी हो गया था और वह दाढ़ी के डंठल की यातना से बचने के लिए जोर से पीछे झुक गई। हा, सूहू खुशी से हंसा, उसका मूड पहले कभी इतना ताज़ा नहीं था। फुरोंग टाउन की यह यात्रा ली शियू एक ही इच्छा के अनुरूप नहीं थी। अपने 3 बेटों और बेटियों के समर्थन से सूहू ने पूरी जीत हासिल की। मैंने परिधान कार्यशाला और अध्ययन कक्ष में बहुत सारी खरीदारी की और फिर अपनी माँ और 3 अन्य लोगों को लेकर पिछली गली में गया, बहुत सारा चावल, आटा, अनाज और तेल खरीदा और 2 कट्टे पोर्क बेली काटी। शाम को पूरा सामान लेकर परिवार वापस लौटा और गधे की गाड़ी लेकर नदी के दूसरी ओर चला गया। जब रात हो गई और चांद निकल आया तो वे नदी पार करके अपने घर लौट आए। बहन कियाओ और दो बहुत उत्साहित थे। वे गधे की गाड़ी में बिल्कुल भी थके नहीं थे, हंसते हंसते खुश हो रहे थे और जब वे घर पहुंचे तो वे तुरंत बेहोश हो गए। रात का खाना तैयार होने से पहले वे मुख्य कमरे में कान पर गिर गए और सो गए। सूहू और ली शियुए को यह अजीब लगा। उन्होंने दोनों बच्चों को वापस अपने कमरे में ले जाकर उन पर रजाई डाल दी। दिन भर की खरीदारी के बाद दोनों बहुत थक गए थे। रात के खाने के बाद वे नहा धोकर गहरी नींद में सो गए। बहन यू छोटी थी और ली शियुए को चिंता थी कि वह अकेली सोएगी, इसलिए उसने उसे बिस्तर से गिरने से बचाने के लिए खिड़की के पास दीवार के सहारे अपनी रजाई के अंदर लिटा दिया। तारानकन 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 तारानकन। रात के अंधेरे में जब चांद ऊंचा था, छोटे छोटे तारों की रोशनी खिड़कियों की दरारों से चमककर घर में आ रही थी और उस छोटी बच्ची को ढक रही थी। समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा तारों की रोशनी के साथ नन्ही बच्ची के शरीर में प्रवाहित हुई, उसके अंगों में प्रवाहित हुई, 8 असाधारण मेरिडियन को पोषित किया तथा डेंटियन में एकत्रित हुई। गुरु पिछले जन्म में मानव जाति की रक्षा के लिए गिर गया और इस जीवन में स्वर्ग से आशीर्वाद प्राप्त है। उसे जानबूझकर साधना करने की आवश्यकता नहीं है और वह सोते समय भी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता है। मैं सचमुच दुनिया में हर किसी से ईर्ष्या करता हूँ।
छोटी सी चिड़िया बच्ची के तकिए के पास लेट गई। उसने अपनी आंखें खोली और चमत्कारी दृश्य देखा। अचानक उसे प्रेरणा की एक किरण दिखाई दी और वह फड़फड़ाते पंखों के साथ उसके दिल की ओर उड़ गई। समृद्ध आभा आ गई। वह नन्हा बच्चा चुपके से अपने छोटे से अबेकस के बारे में सोच रहा था। ये स्वामी का संरक्षक पशु है, इसलिए स्वाभाविक रूप से यह स्वामी की साधना गति से धीमा नहीं हो सकता। यदि नहीं, तो अभी अपनी कमजोर दैवीय शक्ति पर भरोसा करके कैसे अपने स्वामी की रक्षा करनी है, कैसे 1000 साल के भीतर मानव रूप में परिवर्तित होना है, अपने शानदार आचरण और सुपर लड़ाकू शक्ति के साथ दुनिया के सामने आना है और एक वैध संरक्षक बनना है। छोटी सी लड़की ने खुशी से सोचा, धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं और एक सुंदर स्वप्नलोक में खो गई। उसे यह नहीं पता था कि जिस क्षण उसने अपनी आंखें बंद की, छोटी बच्ची की मोटी और लंबी पलकें थोड़ी सी कांप उठी और उसने अपनी धुंधली आंखें खोली। धुंध से सनी हुई आंखें उसके दिल पर लेटी हुई छोटी लड़की पर गिरी, जिसमें असीम प्यार था। मेरे साथ पुनर्जन्म लेने के लिए धन्यवाद। सूर्य और चंद्रमा बदलते हैं, पर्वत और नदियां बदलती हैं, केवल तुम हमेशा मेरे साथ कभी नहीं जाते। अगले दिन सुबह सुबह भोर होते ही सूहू अपने शिकार का सामान बांधने में व्यस्त था। तरकस, शिकार के चाकू, जाल, फूंकने वाली नलिका और फंदे सभी को लकड़ी के शेड से खोदकर निकाला गया, सावधानीपूर्वक पोंछा गया, इकट्ठा किया गया और टोकरी में डाल दिया गया। पिताजी, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? ली शियुए ने नाश्ता खत्म किया और रसोई से बाहर आए। जब उसने उसे शिकार का सामान पैक करते देखा तो वह चौंक गई। वह 2-3 कदम चलकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर शिकार का चाकू पोंछने लगी। अरे बहू, कल रात को मुझे एक अच्छा सपना आया। सूहू ने शिकार का चाकू नीचे रख दिया और हंसते हुए कहा, मैंने सपना देखा कि मैंने एक बड़े जंगली सुअर का शिकार किया और पूरे गांव को पीने और मांस खाने के लिए आमंत्रित किया। वह दृश्य बहुत जीवंत था। तुम भूल गए कि तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी थी। पहाड़ों में शिकार करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? 3 साल पहले शिकार करते समय सूहू को एक जंगली भेड़िए ने पैर पर काट लिया था। सौभाग्य से उसके साथ मौजूद शिकारी ने जंगली भेड़िए को मार डाला और उसे पहाड़ से नीचे ले गया, जिससे उसकी जान बच गई। जब ली शियू ने अपने पति के खून से लथपथ और पतली सांसों के बारे में सोचा तो उसका दिल दर्द से धड़कने लगा और वह सांस नहीं ले सकी। मैं नहीं भूला हूँ। सूहू की आंखें मंद पड़ गईं और उसने मुख्य कमरे की खिड़की पर नजर डाली और फिर वह नई चमक के साथ चमक उठा। बहू, डरो मत, हमारे परिवार में अब एक छोटा फूफा है। किस्मत बदल गई है और फूफा के आशीर्वाद से पहाड़ों में शिकार करना सुरक्षित और सहज होगा। शायद हम बड़े जंगली सुअर को वापस ला सकें। जिनसिंग बेचने से मिलने वाला पैसा कुछ समय के लिए पर्याप्त है। ली शियुए अपनी आंखें लाल करने से खुद को रोक नहीं पाए। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे साथ कोई और दुर्घटना हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हमारी 3 माएँ कैसे जिएंगी? बहू, चिंता मत करो, हमारे छोटे फूफा पर विश्वास रखो, मैं जरूर सकुशल वापस आऊंगा। सूहू ने अपनी पत्नी को प्यार से गले लगाया, उसकी पीठ को प्यार से थपथपाया, गर्मजोशी से उसे सांत्वना दी और अपनी आंखों में अपराध बोध के निशान को सावधानी से छिपाया। स्वप्न देखने का सिद्धांत बकवास है, उसने पहाड़ों में शिकार करने के लिए यह बकवास गढ़ी थी। वह वास्तव में स्वयं को प्रसन्न करना चाहता था और वह अब आराम से, केवल उलझनों में जीवन व्यतीत करते हुए नहीं रहना चाहता था। वह अपने हाथों से अपनी पत्नी और बच्चों के लिए आसमान का एक टुकड़ा संवारना चाहता है ताकि वे उसके साथ समृद्ध जीवन जी सकें। तुम इतने जिद्दी क्यों हो? लीजियो अपने पति की बाहों में सिमट गई, उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी, अपना डर और असंतोष व्यक्त किया। शादी के 10 साल बाद उसे सूहू के स्वभाव की गहरी समझ है। वह आमतौर पर सबसे ईमानदार व्यक्ति है, लेकिन वह बहुत जिद्दी है। एक बार कोई फैसला हो जाने के बाद 8 गायें उसे वापस नहीं खींच सकती। अरे, सूहू ने खुशी से अपनी पत्नी को गले लगा लिया। वह दिल से जानता था कि उसकी पत्नी विनम्र है और जानबूझकर उससे झगड़ा नहीं करेगी। अगर वह थोड़ी असहज भी हो तो उसे मनाना ठीक रहेगा। बड़ा जंगली सुअर, यदि कोई कठिनाई हो तो शिकार करो, यदि शिकार करना है तो। छोटा चूजा सुबह के सूरज की चमक के सामने पेड़ की चोटी पर खड़ा था, चुपके से पति पत्नी के बीच की बातचीत सुन रहा था, अपनी काली आंखें घुमा रहा था और कुछ बार चहकते हुए, अपने नाजुक छोटे पंखों को फड़फड़ाते हुए पहाड़ों की गहराई में उड़ रहा था। तारानकन तारानकन तारानकन। सूहू पूरी तरह से हथियारबंद था और जोश के साथ शिकार करने के लिए पहाड़ों में चला गया। गहरी पहाड़ी घाटी में प्रवेश करने से पहले उसने गांव से कुछ ही दूर पहाड़ की तलहटी में पक्षियों की भयभीत चहचहाहट सुनी। पेड़ों की शाखाओं पर बैठे पक्षी फड़फड़ाकर ऊंची उड़ान भर रहे थे और जमीन पर घास से शोरगुल की आवाजें आ रही थीं। गुलुलू, एक तीतर जोर से चिल्लाया, घबराकर घास से बाहर निकला और सीधे उसकी ओर झपटा। सूहू के पास तलवार निकालने का समय नहीं था, इसलिए उसने अपने नंगे हाथों से तीतर के पंख को पकड़ लिया और उसे बिना छोड़े जोर से पकड़ लिया। तीतर ने बुरी तरह संघर्ष किया, उसके तीखे पंजे उसके हाथ के पिछले हिस्से को परेशान कर रहे थे, त्वचा को खरोंच रहे थे और खून बह रहा था।
सूहू ने दर्द की परवाह नहीं की, उसने अपना शिकार करने वाला चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर वार कर दिया। तीतर ने तीखी आवाज में बुरी तरह चीख मारी, उसके पंख ऐंठन की तरह कई बार सिकुड़ गए और धीरे धीरे उसकी सांस फूलने लगी। पुकारना। जैसे ही सूहू ने राहत की सांस ली, इससे पहले कि वह तीतर को टोकरी में रख पाता, कुछ ही दूर से एक कान फाड़ देने वाली चीख आई और पक्षी डर के मारे अपने पंख फड़फड़ाते हुए जंगल के ऊपर मंडराने लगा। बैंग बैंग बैंग, जमीन जोर से कांप उठी, मानो कोई विशालकाय प्राणी उसकी ओर सरपट दौड़ रहा हो।